अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सिक्स लेक्चर, 7th लेक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर। तो लास्ट लेक्चर के लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या है कि हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो साथ ही उसे इनिशियलाइज करें। लेकिन हमने वो प्रॉब्लम देखी थी कि नॉर्मल वेरिएबल के साथ आप किसी भी वेरिएबल को तो उस वहीं पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की बारी आती है तो उसे वहीं पे इनिशियलाइज करना इट्स बिकम ए प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आज हम एक कंसेप्ट देखेंगे विच इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। तो लेट्स हम अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं जो ऑलरेडी जिस पे हम वर्किंग कर रहे हैं, पॉइंट क्लास एंड। तो ये बेसिक हमारा प्रोजेक्ट है। इम्प्लीमेंटेशन डिटेल डॉट पी है, पॉइंट डॉट एच है एंड मैन डॉट पी। क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अगर सिंपल वर्ड में क्वेश्चन रिपीट किया जाए, डिफरेंस बिटवीन डॉट एच एंड implementation dot cpp, why we implement library function in cpp rather than dot h। तो इसका आंसर ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी जो डॉट एच है वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट नहीं होती, जबकि आपकी डॉट सीपीपी फाइल कन्वर्ट इनटू द बाइनरी कोड। अगर आप अपनी लाइब्रेरी किसी को देना चाह रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल डॉट सीपीपी में इम्प्लीमेंट करेंगे और आपकी जो हेडर फाइल है वो डॉट एच में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो डॉट सीपीपी आपकी क्या होगी, इम्प्लीमेंटेशन फाइल कन्वर्ट इनटू होगी बाइनरी कोड, और डॉट एच आपकी इसी तरह देगी। तो एंड कस्टमर आपकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा क्योंकि आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ओपन सोर्स नहीं करना चाह रहे। तो कंप्लीट आंसर टीम पे अवेलेबल है, आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो अभी तक जो आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं व्हाट यू नो अबाउट ऑब्जेक्ट्स, डाटा क्या है, मेंबर फंक्शंस क्या हैं, डाटा मीन एट्रीब्यूट्स, एक्स एंड वाई, जैसे हमने एक सिंपल एग्जांपल देखी। फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंट फंक्शंस हमने राइट किए। हाउ डू यू डिफाइन ए न्यू क्लास टाइप एंड प्लेस द डेफिनेशन इन ए हेडर फाइल। हमने ये अंडरस्टैंड किया कि हम न्यू लाइब्रेरी या न्यू डॉट एच फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें हेडर फाइल के अंदर डेफिनेशन एंड वेरिएबल्स कैसे राइट करते हैं। फिर हमने अंडरस्टैंड किया कि हम हेडर फाइल को यूज़ करते हुए इंस्टेंसेस कैसे क्रिएट करते हैं। ये उसकी एक एग्जांपल है कि हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया और उसके वेरिएबल्स को हम यूटिलाइज करते हैं। फिर हमने अंडरस्टैंड किया हाउ टू एक्टिवेट मेंबर फंक्शंस, कि हम क्लास के मेंबर फंक्शंस को कैसे कॉल करते हैं विद डॉट ऑपरेटर। तो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है टुडे, जो हम अंडरस्टैंड करेंगे टुडे, जो कंटेंट्स हैं वो क्या हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, टू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कैसे होती है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ओवरलोडिंग से क्या मुराद है। तो इसको हम प्रैक्टिकली और प्लस स्लाइड्स के थ्रू, दोनों चीज़ों के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स से लास्ट लेक्चर से थोड़ा रिपीट कर देते हैं कि गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या है। जब भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो साथ ही आप उसे क्या करें, इनिशियलाइज करें। जैसे आप इंटीजर में आपने अंडरस्टैंड किया था इंट इज इक्वल टू 20। सो इट मीन आप एक वेरिएबल क्रिएट करें टाइप ऑफ इंटीजर और उसमें वैल्यू क्या पास करें 20। लेकिन बट अबाउट एन ऑब्जेक्ट जो कि क्लास, किसका ऑब्जेक्ट है, पॉइंट क्लास का, अगर आप उसको इनिशियलाइज करें विद रिस्पेक्टिव तो कंपाइलर आपको एरर देगा क्योंकि इट्स नॉट ए नॉर्मल डाटा टाइप, इट्स ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप विच कंटेन्स टू एट्रीब्यूट्स एंड डिफरेंट फंक्शनैलिटी। सो हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि जब भी हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें तो हम ऑब्जेक्ट को साथ ही इनिशियलाइज कर दें। अच्छा, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने से क्या मुराद है कि ऑब्जेक्ट के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं हम उन्हें बेसिकली इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम। तो ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम आप इन्हें इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं जब आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहा है इस लोकेशन पे। तो उसके लिए हमें एक
सी प्लस प्लस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक स्पेशल परमिशन अवेलेबल है जिसका कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टर्स का। तो जब भी आप एक क्लास क्रिएट करते हैं तो लेट्स से अगर मैं आपसे पूछूं इस क्लास में कितने फंक्शंस हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फंक्शंस हैं जो कि आपको लॉजिकली फिजिकली सामने नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब आपकी ये क्लास कंपाइल होती है तो कंपाइलर यहाँ पे दो एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड करता है। वो एक्स्ट्रा फंक्शन है बेसिकली, एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर और एक फंक्शन को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टर। वो खुद से आपकी क्लास के साथ अटैच कर देता है। अगर आपने ये दो फंक्शन इम्प्लीमेंट नहीं किए हुए तो बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक डिस्ट्रक्टर आपका एज ए फंक्शन यहाँ पे ऐड ड्यूरिंग रन टाइम हो जाते हैं। लेकिन हम उन फंक्शंस को खुद से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं क्योंकि हम गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को अचीव करना चाह रहे हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो हम साथ ही इस ऑब्जेक्ट के जो डाटा पॉइंट्स हैं या डाटा वेरिएबल्स हैं लाइक डबल एक्स एंड डबल वाई, इन्हें हम क्या कर लें, इनिशियलाइज कर लें। क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमने इन्हें इनिशियलाइज तो किया हुआ है, हमने पी डॉट इनिशियलाइज 25 एंड 20 ये फंक्शन हमने कॉल करके इनके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया, दैट्स फाइन। ये तो बात तो करेक्ट है, लेकिन वो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इससे अचीव नहीं हो रही। रीज़न क्या है? गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या है कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करें ड्यूरिंग डिक्लेरेशन उसे आप क्या करें, इनिशियलाइज करें। सो हाउ कैन वी डू दैट? तो हम देखते हैं कि एक स्पेशल फंक्शन अवेलेबल होता है सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जिसके हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। अच्छा, उस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? उस फंक्शन का नाम एग्जैक्टली वही होगा जो आपकी क्लास का नाम है। लेट्स से हमारी क्लास का नाम क्या है, पॉइंट, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का भी वही नाम होगा। फर्स्ट थिंग इज दिस कि जो आपकी क्लास का नाम है वही फंक्शन का आपके नाम होगा और इस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, नॉट इवन वॉइड। इनफैक्ट अगर आप एक वॉइड भी लिखेंगे तो तब भी ये क्या है, कंस्ट्रक्टर नहीं है, इट्स बिकम ए नॉर्मल फंक्शन। क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए नॉर्मल फंक्शन को कंस्ट्रक्टर से, तो हम क्या कहते हैं कि इस फंक्शन का नाम वही है जो आपके क्लास का नाम है और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। सो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कैन यूज टू ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। Constructor abbreviated CTOR is a special member function that must be defined with the same name as the class. Cannot return a value, cannot specify return type, not even void। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, नॉट इवन void। अच्छा, हाँ तक तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि एक स्पेशल फंक्शन है। इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। और इसके तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसको हम अंडरस्टैंड कर लें, वो क्या है कि इसका नाम वही होगा जो आपकी क्लास का नाम है। तो अगर आप कोई भी क्लास ओपन करें, अगर वहाँ पे आपको एक फंक्शन का नाम नज़र आ रहा है जो क्लास के नाम पे है और उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो आप उसे क्या कहेंगे, वो कंस्ट्रक्टर है। ये आपकी क्या हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हैं। थर्ड हम लेटर ऑन अभी डिस्कस करेंगे, बट इज़ ए थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्टर। यहाँ तक सबको होप सो क्लियर हो गया है कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जिसका नाम क्लास का नाम पे है और उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, नॉट इवन वॉइड। वॉइड भी आप राइट नहीं कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी कॉलिंग पे आती है। फॉर एग्जांपल, अब ये फंक्शन हम कॉल कैसे करेंगे? जैसे आपने गेट एक्स कॉल किया, सेट एक्स कॉल किया, डॉट ऑपरेटर से किया, ऐसे ही कॉल होगा या इसकी कॉलिंग का थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर है? तो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है, आप इसको खुद से कॉल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहें कि आप पी डॉट पॉइंट एक फंक्शन कॉल करें तो इट्स नॉट ए करेक्ट वे। कंपाइलर आपको यहाँ पे एरर जनरेट करेगा कि इनवैलिड टू यूज़ ए पॉइंट। पॉइंट रीज़न क्या है कि ये नॉर्मल फंक्शन कॉलिंग का तरीका है। जैसे इनिशियलाइज का फंक्शन आपने कॉल किया, डिस्प्ले का, शिफ्ट का, अगर आप एक कंस्ट्रक्टर को ऐसे कॉल करेंगे तो कंपाइलर
तो एज ए फंक्शन कॉल कर रहा है, जबकि इस फंक्शन के अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो कंपाइलर उसको कहेगा कि ये इनवैलिड फंक्शन है। तो ये फंक्शन कॉल कब होता है? ये फंक्शन कॉल होता है ऑटोमेटिकली जब भी आप पॉइंट या कोई भी ऑब्जेक्ट, लेट्स से हमारे पास है क्लास पॉइंट और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर हमेशा क्या होगा? ऑटोमेटिकली कॉल होगा। लेट्स से हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन फाइल में सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं। अब हमें पता है कि इसकी कोई रिटर्न टाइप तो है नहीं, तो हमारे पास कोई रिटर्न टाइप नहीं है, लेकिन ये किस क्लास का कंस्ट्रक्टर है? पॉइंट क्लास का स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा पॉइंट। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जस्ट इनिशियलाइज हम कर देते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट को मीन उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या कर दें? प्रोवाइड कर दें। अब अगर आप देखें कि थर्ड प्रॉपर्टी, दोबारा तीन प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम है। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, नॉट इवन वॉइड, और ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा जब भी आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे। तो लेट्स से मैंने पॉइंट P एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा दिस वन, और x एंड y में क्या स्टोर हो जाएगा? 0 एंड 0। लेट्स से इस कोड को हम डिलीट कर देते हैं एंड दोबारा फिर से बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम देखते हैं कि लेट्स से हम डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करते हैं। हमने पॉइंट एक बनाया और साथ ही हम डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करते हैं कि x एंड y में इस टाइम पे क्या वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं ना। हम प्रोग्राम कंपाइल करेंगे और देखेंगे, तो सेव कर लेते हैं। प्रोग्राम कंपाइल, रीबिल्ड, एंड दिस रिटर्न फील्ड पॉइंट डॉट एक्सी। एरर जो आपका आ रहा है कि लेट से मुझे देखने दें, p डॉट डिस्प्ले इम्प्लीमेंटेशन में हमने कोई चीज़ चेंज तो नहीं की, पॉइंट डॉट एच पे हमने कोई चेंज नहीं किया, एंड रीबिल्ड ऑल। कंपाइल। तो अगर आप देखें कि फर्स्ट टाइम पे जब आपको x एंड y की वैल्यू मिल रही है, वो क्या मिल रही है? 2.3 e रेज़ टू पावर -32। इन अदर वर्ड्स गार्बेज वैल्यूज़ आपके पॉइंट के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हैं। लेटर ऑन आपने क्या किया? फंक्शन कॉल किया इनिशियलाइज का, जिसमें आपने क्या स्टोर करा दिया? 25 एंड 20। लेकिन फर्स्ट टाइम आपने डिस्प्ले कराया तो जब आपका पॉइंट, जिस पॉइंट आपने डिक्लेयर करने के बाद उसे डिस्प्ले करवाया है, तो यहाँ पे क्या है? गार्बेज वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। इट्स मीन इट्स नॉट ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। रीज़न क्या है कि अगर लेट्स सपोज लेटर ऑन अगर आपका प्रोग्राम वेरी लार्ज है और समहाउ आप इस फंक्शन को कॉल करना भूल जाते हैं, तो आपका लॉजिकल एरर आएगा। रीज़न अगर आप नेक्स्ट टाइम पे कहेंगे इनिशियलाइज के बगैर के शिफ्ट कर दें -5 एंड 5, तो सम गार्बेज वैल्यू से -5 या +5 के होंगे, शिफ्ट होंगे, तो आपका लॉजिकल एरर डिस्प्ले होगा और आप थोड़े से परेशान होंगे कि रीज़न क्या है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू करेक्ट क्यों नहीं आ रही। तो सिंपल गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इसी वजह से हम कहते हैं कि हमें ये पता हो कि लेट से अगर हम इनिशियलाइज का फंक्शन कंस्ट्रक्टर कॉल कराने के बाद कॉल करते हैं या कॉल नहीं करते, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यहाँ पे शो होंगी 0 0, और हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि हमने पॉइंट को इनिशियलाइज फंक्शन उसका कॉल नहीं किया हुआ। तो एक सिंपल एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस जो आप यूटिलाइज करते हैं। तो लेट्स से अब हम दोबारा एक पॉइंट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। बेस क्यों कंस्ट्रक्टर है? क्योंकि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है और इसकी क्लास का, इसके फंक्शन का नाम और इसकी क्लास का नाम क्या है? एक जैसा है। और इम्प्लीमेंटेशन पे वापस आके हम इस पॉइंट को क्या कर लेते हैं? इम्प्लीमेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर पॉइंट, और इसमें भी सिंपल हम वैल्यूज देखते हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो अब हम अगर पॉइंट P डिक्लेयर करें तो हम क्या कह रहे हैं? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो आपका
कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो जब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो तो डिस्प्ले का फंक्शन अब हमें गार्बेज वैल्यू के बजाय 0 0 से क्या करना चाहिए, शो करवाना चाहिए। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं वाकई करेक्ट है या नहीं। स्लाइड करें तो आप देखें कि आपके पी वेरिएबल्स के इनसाइड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में क्या स्टोर है, 0। तो इट्स मीन कि आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हुआ, दोबारा इसको एग्जीक्यूट करके देखें और उसने क्या स्टोर करवा दिया, 0 एंड 0। नेक्स्ट आपने इनिशियलाइज करवाया विद वैल्यूज 25 एंड 20 और उसमें क्या स्टोर हो गया, 25 एंड 20। सो इट्स ए सिंपल कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने हमेशा याद रखनी है। कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम है और उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। तो ताकि एंड यूज़र को पता चल जाए कि कौन से फंक्शन है यहाँ पे जो जिसने ऑटोमेटिकली कॉल होना है, और वो हमेशा एक ही फंक्शन है, वो क्या है, पॉइंट। इस फंक्शन को आप नॉर्मल वे से कभी भी कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉल होगा एक ही सूरत में जब आपका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा। तो ये सबसे पहले क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट डिक्लेयर जो ही होगा तो इस फंक्शन को वो एग्जीक्यूट करेगा और इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन में क्या है कि एक्स में 0 स्टोर करवा दें एंड वाई में 0। यू कैन डू एनी टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, आप यहाँ पे कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन बेटर क्या है कि आप इस कंस्ट्रक्टर में इस डोमेन के अंदर जो कि हमारी पॉइंट है वहाँ पे एक्स एंड वाई में क्या स्टोर करवा दें, 0 करवा दें। आप -1 भी करवा सकते हैं, इट्स अप टू यू, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल आपके पास है। तो अब अगर आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें तो एक्स एंड वाई की जो इनिशियल वैल्यू है, जिसे आप इनिशियलाइज या डिफ़ॉल्ट वैल्यू कह रहे हैं, वो क्या है, -1 एंड -1। तो कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड इम्प्लिसिटली एंड ये 2 चीज़ें होती हैं, आप कंप्यूटर साइंस में वर्ड सुनेंगे, इम्प्लिसिटली एंड एक्सप्लिसिटली। सो इम्प्लिसिटली मीन्स ऑटोमेटिकली, एक्सप्लिसिटली मीन्स आपने खुद से उसे क्या करना है, कॉल कराना है। सो कंस्ट्रक्टर हमेशा इम्प्लिसिटली कॉल होगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा, जबकि नॉर्मल फंक्शन आपको खुद डॉट ऑपरेटर के थ्रू क्या करने पड़ेंगे, कॉल करने पड़ेंगे। सो इफ क्लास डज नॉट एक्सप्लिसिटली इंक्लूड ए कंस्ट्रक्टर, जो लास्ट टाइम हमने कहा था कि अगर आप क्लास में ये फंक्शन क्रिएट नहीं करते तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड विद दिस फंक्शन। कंपाइलर आपको ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग रन टाइम पे ये फंक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कंपाइलर खुद से कुछ भी राइट नहीं करता। सो लेट्स सपोज करें आपने ये कल के लेक्चर में ये फंक्शन ऐड नहीं किया था, तो जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे थे तो कंपाइलर ये फंक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड कर रहा था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड कर रहा था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वो क्या थी, कोई भी वैल्यू या कोई भी स्टेटमेंट नहीं थी। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी कंपाइलर ये चीज़ आपकी ऐड कर लेता है इस कंस्ट्रक्टर को, लेकिन क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल कंपाइलर ऐड नहीं करता तो हमें खुद से ये फंक्शन या ये कंस्ट्रक्टर को बनाना पड़ता है ताकि हम एक्स एंड वाई की वैल्यू या कोई भी क्लास है उसके एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकें। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल फंक्शन विच नेम इज जिसका नाम क्लास के नेम पे है। सेकंड, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। थर्ड, वो हमेशा इम्प्लिसिटली कॉल होगा। इम्प्लिसिटली अगेन ऑटोमेटिकली जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो कंस्ट्रक्टर उस ऑब्जेक्ट का ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो स्लाइड्स के अंदर अगेन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कंस्ट्रक्टर पॉइंट एंड इनिशियलाइजेशन कैसे वो कर रहे हैं। तो अब लेट्स से प्रॉब्लम क्या है कि आपने ये फंक्शन बना दिया, लेट्स से कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपने बना दिया 0 एंड 0। मैन में हम वापस आते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने इंट ए स्टोर किया, उसने 0 स्टोर करवा दिया, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि ए में 0 0 स्टोर ना हो, यूज़र डिफाइंड वैल्यूज़ स्टोर हों, कि यूज़र ड्यूरिंग डिक्लेरेशन टाइम के
जैसे इंट में 820 स्टोर करवाते हैं, लेट्स से प्रॉब्लम क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ या मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं पॉइंट को डिक्लेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड करूँ एक्स एंड वाई के लिए, ताकि वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो और जो वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने प्रोवाइड की हैं वो वैल्यूज़ एक्स एंड वाई में स्टोर हो जाएं। अच्छा, अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में तो ऐसी कोई फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है, एम्प्टी हैं। हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पास नहीं कर सकते। तो लेट्स से हम एक और फंक्शन बना लेते हैं, उसका नाम भी एक और कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, क्योंकि आप एज मैनी कंस्ट्रक्टर एज यू लाइक बना सकते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या होगा अभी हम थोड़ी देर तक देखते हैं। लेट्स से मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, अगेन डेफिनेशन वही है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, जो क्लास का नाम है, लेकिन इसमें हम दो पैरामीटर पास कर सकते हैं, डबल x1 एंड ओके। दो फंक्शन, दोनों का नाम एक ही जैसा है, लेकिन दोनों के पैरामीटर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। C++ के अंदर आप फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग में ये पढ़ के आए होंगे, व्हाट इज़ ए फंक्शन ओवरलोडिंग। तो आपका फंक्शन का नाम वही होता है, लेकिन उसके अंदर पैरामीटर्स क्या हैं, डिफरेंस हैं। तो जब आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं इस लोकेशन पे, तो इन दोनों में से कौन सा फंक्शन कॉल होगा, तो कंपाइलर देखेगा कि आपने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास किए हुए नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। लेट्स से अगर हम यहाँ पे पास कर दें 20 30, तो बेसिकली आप क्या कह रहे हैं, पॉइंट डिक्लेयर करें विद रिस्पेक्ट टू 20 एंड 30। तो जब भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा तो कंस्ट्रक्टर ने कॉल होना है। अब आपके पास दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक विदाउट आर्गूमेंट्स, एक टू आर्गूमेंट। तो अब इन दोनों में से कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, जो आपके पैरामीटर्स की बेस पे, यहाँ पे कितने पैरामीटर्स हैं, 1 एंड 2। जब आपका कंपाइलर इन कंस्ट्रक्टर पे जाएगा और देखेगा अच्छा ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्टर है जिसमें आपके दो पैरामीटर्स है 1 एंड 2, तो ये कंस्ट्रक्टर आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉल होगा। इस कंस्ट्रक्टर को हम सिंपली यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ये कोड कॉपी और इसके पैरामीटर क्या हैं, x1 y1, और x में आप क्या स्टोर करवा रहे हैं, x1 एंड y1। जस्ट लाइक इनिशियलाइज फंक्शन, जो आपने इनिशियलाइज का फंक्शन बनाया था वही इम्प्लीमेंटेशन है उसी की जैसी। अगर आप नोट करें तो ये हमारा इनिशियलाइज का फंक्शन है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, x1 एंड y1 दो पैरामीटर्स हैं और जो भी वैल्यू है x एंड y में स्टोर करवा रहे हैं। सो अब इस इनिशियलाइज और इस इनिशियलाइज में डिफरेंस क्या है कि ये आप गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को अचीव कर रहे हैं। रन टाइम पे जब भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहा है, आप साथ ही उसे बता रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स में क्या स्टोर करवा दें, 20 एंड 30। तो इन दोनों में से अब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, सेकंड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसके दो पैरामीटर्स हैं। तो इसको हम लेट से सेव कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि वाकई हमारा ये फंक्शन करेक्टली चल रहा है या नहीं चल रहा। तो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो हमारी वैल्यू क्या आई, एक्स में 20 एंड 30, और मैन में हमने क्या पास किया था, पॉइंट में 20 एंड 30। टू आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुआ, इम्प्लीमेंटेशन पे आया, जो भी आपने फर्स्ट आर्गूमेंट की वैल्यू थी वो कहाँ पे आई, x1 में। x1 किस में स्टोर हो गया, आपके क्लास के डाटा पॉइंट में। फिर सेकंड एट्रीब्यूट में क्या वैल्यू आई थी पैरामीटर में, 30, जो कि y1 में स्टोर हुई, और y1 को आपने क्या किया, स्टोर करवा दिया क्लास के एट्रीब्यूट y में जो भी वैल्यू थी। तो जब हमने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया तो हमारे पास क्या डिस्प्ले हुआ, x एक्सिस में 20 है एंड y एक्सिस में क्या है, 30 है। लेटर आपने क्या किया, इसी पॉइंट को फंक्शन कॉल किया जो कि नॉर्मल फंक्शन था, और उसमें आपने क्या वैल्यूज़ दे दी, 25 एंड 20। तो जब आपने दोबारा डिस्प्ले करवाया तो डिस्प्ले क्या हो रहा है, 25 एंड 20। इट्स मीन आपने गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस को करेक्टली क्या किया, अचीव किया विद दी हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। जब भी ऑब्जेक्ट कॉल हो, लेट्स से हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, पॉइंट p1।
तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए। सो अब p1 डॉट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करें तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए? अब एक न्यू ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा, इट्स मीन इसके साथ जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉल होगा। अब इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 2 आर्गूमेंट और 0? ऑफ कोर्स 0, क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे कंस्ट्रक्टर को। तो p1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 एंड 0। सो वैल्यू क्या आ रही है, 0 एंड 0। इसका मतलब है हमारा 1 आर्गूमेंट एंड 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर करेक्टली क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। सो लेट्स से थोड़ा सा मोर प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिनेरियो हम ये बिल्ड करना चाह रहे हैं कि अब मैं एक न्यू कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहा हूँ जिसमें सिर्फ मैं x की वैल्यू देना चाह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ y में क्या स्टोर हो, 0 स्टोर हो। लेट्स से मैं चाह रहा हूँ, मैं एक कोड ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ p2, मैं चाह रहा हूँ कि 100 जो वैल्यू है वो x में स्टोर हो, जबकि y में बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहे, 0 रहे। तो अब इस सिचुएशन पे अगर आप ये ऑब्जेक्ट बनाएं तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर्स हैं, एक 0 आर्गूमेंट एंड एक 2 आर्गूमेंट, जबकि जो कॉल हम कर रहे हैं वो हम क्या पास कर रहे हैं, 1 आर्गूमेंट। कंपाइलर को 1 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा तो वो आपको एक एरर जनरेट करेगा। वो एरर क्या होगा, लेट्स से हम देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। नो मैचिंग फंक्शन टू कॉल पॉइंट, पॉइंट और उसकी ब्रैकेट के इनसाइड है इट्स मीन 1 आर्गूमेंट। सो ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। अब वो कंस्ट्रक्टर कौन सा फाइंड करने की कोशिश करेगा, जिसके आर्गूमेंट क्या हो, 1 हो। तो 1 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से कंपाइलर आपको एरर प्रोवाइड करेगा। अच्छा, लेट्स से अब क्या करें, हमें एक और कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर का नाम वही है, लेकिन x1 हम एक वेरिएबल देंगे, क्योंकि हमने x1 की वैल्यू लेनी है और y में बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या करना है, 0 स्टोर करवाना है। तो अगेन हम इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन फाइल में। तो थर्ड हमारे पास आर्गूमेंट क्या आ गया, तो हम x में क्या स्टोर करवा रहे हैं, x1, जबकि y में क्या स्टोर करवा रहे हैं, इक्वल टू 0। ये एक सिंपल सी मैंने रिक्वायरमेंट खुद से सोची है। लेट से अगर मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम मैं p2 के x में 100 स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, जबकि y में 0 स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। तो लेट से अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं p2 को। तो रीबिल्ड करें एंड एरर क्या है, एरर आपको ये आ रहा है कि आपने पॉइंट तो क्रिएट कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कंस्ट्रक्टर एक्चुअली किस क्लास का है। इन अदर वर्ड हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं बताया। तो पॉइंट ये दोबारा रीबिल्ड करें, कंपाइल करें। तो अगर आप देखें तो अब x की वैल्यू में क्या आ रहा है, 100 एंड 0, और y की वैल्यू में बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने 0 स्टोर करवाया था। तो वापस अगर हम डॉट एच पे आएँ तो अब हमारे पास टोटल कितने कंस्ट्रक्टर हैं, 3 कंस्ट्रक्टर हैं। एक 0 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर को मोस्टली हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। एक कंस्ट्रक्टर है हमारे पास 1 आर्गूमेंट और एक कंस्ट्रक्टर है हमारे पास 2 आर्गूमेंट का। तो ये कंसेप्ट जो है देखें, अब फंक्शन का नाम एक ही जैसा है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स क्या हैं, डिफरेंस हैं। और नंबर ऑफ़ पैरामीटर की बेस पे आपके कंस्ट्रक्टर क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली कॉल हो रहे हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर टाइम 2 पैरामीटर्स पास करेंगे तो 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और अगर आप 1 पैरामीटर पास करेंगे तो आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, 1 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। सो इट्स
मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हैं और इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आपने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में कंसेप्ट पढ़ा होगा फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन का नाम वही होता है लेकिन उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या हैं, डिफरेंट है। इसको आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास एक ही कार है लेकिन उस कार में नंबर ऑफ पैसेंजर्स आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो आपका फंक्शन वही है, प्रोसेस वही है, लॉजिक वही है कि आपने क्लास के एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर करना है ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन टाइम। तो आप मल्टीपल सिनेरियो से अपने ऑब्जेक्ट के क्लास के एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको इनिशियलाइज करें एक्स एंड वाई को 0 0 से। इस फंक्शन में हम सिर्फ x की वैल्यू यूजर से ले रहे हैं, मेन से आउटसाइड से ले रहे हैं, जबकि y में क्या स्टोर करा रहे हैं, 0। इस फंक्शन के इनसाइड हम दोनों वैल्यू x1 एंड y1 यूजर से ले रहे हैं और x एंड y में स्टोर करवा रहे हैं। तो लेक्चर्स जब आप ये स्लाइड देखेंगे तो स्लाइड में ऑल थिंग अवेलेबल है। सो यू may declare as many constructor as you like, one for each different way of initialization of an object। आप जितने मर्जी चाहें कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए, हर कंस्ट्रक्टर के नंबर ऑफ पैरामीटर्स में डिफरेंट होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो मैक्सिमम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एक्स का एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, 1 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं डिफ़ॉल्ट, या 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। 3 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स ही क्या हैं या डाटा पॉइंट्स ही क्या हैं, 2 हैं। So each constructor must have a distinct parameter list so that the compiler can tell them apart। Means कि अगर आपके पैरामीटर्स डिफरेंट नहीं होंगे तो कंपाइलर को नहीं पता चलेगा कि आपने कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, 1 आर्गूमेंट, 2 आर्गूमेंट और 3 आर्गूमेंट। और अगर आप एक ही नाम के फंक्शन बना रहे हैं तो उनमें से कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगी। हाउ मैनी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स आर अलाउड, क्वेश्चन अगर आपका ये है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप कितने बना सकते हैं, तो आंसर इसका ये है, ऑब्वियसली हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ही बना सकते हैं क्योंकि अगर हम दोबारा इसे वो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, लेट्स से पॉइंट दिस, तो अब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा फंक्शन कॉल करना है, ये वाला कंस्ट्रक्टर या ये वाला कंस्ट्रक्टर। ये दोनों में कंस्ट्रक्टर में डिफरेंशिएशन ही नहीं होगी कि आप ये कॉल करना चाह रहे हैं या ये कॉल करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें फंक्शन का नाम और पैरामीटर्स दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। तो इस कंसेप्ट को नॉर्मल फंक्शंस के अंदर आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप चेक करके देखें कि आप फंक्शन का नाम यही रखें, रिटर्न टाइप ये रखें, लेकिन नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स में क्या कर दें, चेंज कर दें। तो आपका इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। क्योंकि यही काम हम कंस्ट्रक्टर के साथ करें तो इस वजह से हम क्या कह रहे हैं, इससे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। So what happens if you write a class without any constructor? तो compiler automatically default constructor आपके लिए create करेगा। So which only calls the default constructor of member variable that are the object of some other class। So later हम देखेंगे कि इस सिनेरियो का मतलब क्या है कि अदर क्लासेस के कंस्ट्रक्टर हम कैसे कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन अगर सिंपली अंडरस्टैंड करना चाहें तो अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर राइट नहीं करेंगे तो कंपाइलर आपके बिहाफ पे एक कंस्ट्रक्टर राइट करेगा लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल क्या होगी, एम्प्टी होगी। और गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑलवेज प्रोवाइड योर ओन कंस्ट्रक्टर एंड बेटर विद द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो मिनिमम आप एक कंस्ट्रक्टर लाजमी क्रिएट करेंगे अपने क्लास के इनसाइड। आप कभी भी कंपाइलर के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पर रिलाई नहीं करेंगे क्योंकि वो कंपाइलर का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल में हमेशा क्या रहेगी, गार्बेज वैल्यू आपके पैरामीटर्स के अंदर आएगी। तो प्रोग्रामिंग टिप या गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्या है कि आप जब भी क्लास क्रिएट करें तो मिनिमम एक कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप खुद से क्रिएट करें ताकि आप क्लास के एट्रीब्यूट्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकें। तो होप सो कि आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा अभी तक जो हमने किया है। तो इसको थोड़ा सा हम
रिकैप कर लेते हैं। आज हमने बेसिकली क्या किया है, अंडरस्टैंड किया है कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। ए कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है विच कंटेन्स 3 प्रॉपर्टीज। उस कंस्ट्रक्टर की बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, उसका नाम वही होगा जो आपकी क्लास का नाम है। सेकंड, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, नॉट इवन वॉइड। फोर्थ, थर्ड, ये हमेशा ऑटोमेटिकली कॉल होगा, आप इसको एक्सप्लिसिटली खुद से कॉल नहीं कर सकते। लेट्स से अगर इसको आप कॉल करना चाहेंगे p डॉट पॉइंट, लेट्स से हम 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाह रहे हैं 100 एंड 100, तो एक्सप्लिसिटली डॉट ऑपरेटर से अगर आप कॉल करना चाहेंगे तो कंपाइलर आपको एरर प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो क्या है, इनवैलिड यूज़ ऑफ पॉइंट एंड पॉइंट। वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं इसका यूज़ आपने जैसे किया है वो क्या है, इनवैलिड है। ये हमेशा कॉल एक ही सूरत में होगा, जब आप फर्स्ट टाइम किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे। उस टाइम पे अगर आप 2 पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे तो 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर कोई पैरामीटर नहीं देंगे तो 0 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑटोमेटिकली। अगर आप 1 आर्गुमेंट देंगे तो 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा, अगर तो वो आपने अपनी क्लास के अंदर बिल्ड किया हुआ है। अगर आपने कोई भी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लेट्स से प्रोवाइड नहीं किए हुए तो कंपाइलर आपके लिए एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल के अंदर कुछ भी नहीं होगा। वो एक्स एंड वाई में हमेशा क्या स्टोर करेगा, गार्बेज वैल्यू। तो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, जब भी आप क्लास क्रिएट करें मिनिमम एक कंस्ट्रक्टर खुद से डेवलप करें, ताकि आप ड्यूरिंग रन टाइम या डिक्लेरेशन टाइम ऑब्जेक्ट में कुछ वैल्यूज़ को असाइन कर सकें। अच्छा, अब आपने यहाँ पे कितने कंस्ट्रक्टर बनाए, 3 कंस्ट्रक्टर, डेट इज़ फाइन। तो अब अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ कर लेते हैं एक डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स का, तो जब भी आप कोड लिखते हैं तो आप हमेशा कोड को ये सोचते हैं कि आप नंबर ऑफ़ लाइंस ऑफ कोड को कैसे कम कर सकते हैं, आप वही फंक्शनैलिटी अचीव करें जो आप अचीव कर रहे हैं, लेकिन हम नंबर ऑफ़ लाइंस को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कोड की नंबर ऑफ़ लाइंस जितनी कम होंगी उतनी ही आपकी एग्जीक्यूशन क्या होगी, बेटर होगी। तो लेट्स से हम एक फंक्शन बनाते हैं। ये 2 फंक्शन हम लेट्स से रिमूव कर देते हैं। 2 आर्गुमेंट एक ही कंस्ट्रक्टर हम रहने देते हैं। हम वापस जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन में, तो 1 आर्गुमेंट एंड 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की इम्प्लीमेंटेशन फॉर द टाइम बीइंग हम रिमूव कर देते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। सो लेट्स से अगर मैं इस 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे ऐड कर दूँ 0 और यहाँ पे हम ऐड कर दें 0, y1 इक्वल टू 0। एंड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो देखें क्या आता है। P1 ऑब्वियसली यहाँ पे जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो क्या कॉल होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, लेकिन आपके पास अब डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे 0 इक्वल टू 0, तो लेट्स से अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट पैरामीटर, एरर देख लेते हैं क्या एरर है। डिफ़ॉल्ट given for parameter 2 point double and double, previous specification point is here। so, यहाँ से implementation से रिमूव करें। तो जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, कोई भी एरर नहीं आया, अमेजिंग। यहाँ पे 2 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है हमने, 1 आर्गुमेंट, यहाँ पे 0 आर्गुमेंट और यहाँ पे 1 आर्गुमेंट, जबकि हमारे पॉइंट में एक ही कंस्ट्रक्टर है जो कि 2 आर्गुमेंट बाय डेफिनेशन एंड लुक एंड लाइक है, लेकिन कोई भी एरर रिमूव नहीं आ रहा। और हमने डिस्प्ले करवाया हुआ है 1 आर्गुमेंट को, तो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर हम मेन पे वापस आएँ और यहाँ पे p डॉट डिस्प्ले करें जिसमें हम क्या पास कर रहे हैं, 20 एंड 30,
तो एक्स एंड वाई में अगर हम देखें 20 एंड 30 डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा, को कंपाइल करें, वो 20 एंड 30 यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आप नोट करें तो एक ही कंस्ट्रक्टर से, जो कि 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर है, हमने फंक्शनैलिटी या 2 आर्गूमेंट, 0 आर्गूमेंट एंड 1 आर्गूमेंट को अचीव कर लिया। अचीव कैसे किया, इसको अंडरस्टैंड आप कैसे करें कि आपने डॉट एच में क्या राइट कर दिया, x1 इक्वल टू 0 एंड y1 इक्वल टू 0। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्गूमेंट। डिफॉल्ट आर्गूमेंट से मीन कि अगर जब आप फंक्शन कॉल होगा आपके कंस्ट्रक्टर का, तो अगर आप 2 पैरामीटर्स पास करेंगे तो यही फंक्शन कॉल होगा, लेकिन एक्स एंड वाई में जो यूज़र ने डिफाइन की है 20 30, ये क्या होगा, x1 एंड y1 में स्टोर होगा। लेकिन अगर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो ये 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर x1 एंड y1 में बाय डिफ़ॉल्ट क्या स्टोर करवा दिया उसने, 0। कोई भी वैल्यू पास नहीं हुई, यही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन x1 में क्या स्टोर हो जाएगा, 0 एंड y1 में क्या स्टोर हो जाएगा, 0। तो अगर आप एक आर्गूमेंट सेंड करेंगे तो फर्स्ट आर्गूमेंट क्या होगा, x1 में स्टोर होगा, लेट्स से 100, एंड y1 में क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो जिसकी वजह से एक ही इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपने तीनों को क्या कर लिया, कंस्ट्रक्टर्स को अचीव कर लिया, 0 आर्गूमेंट, 1 आर्गूमेंट एंड 2 आर्गूमेंट। तो प्रीवियस डेफिनेशन अगर मैं प्रोग्राम करूं लार्जर प्रोग्राम्स के अंदर, तो मैं हमेशा दूसरी डेफिनेशन यूटिलाइज करूंगा, जिसमें मैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा अलहदा से, 1 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर, ताकि मुझे विजुलाइज करने में इजी रहेगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम किस कंस्ट्रक्टर में आ रही है। लेकिन ये आपको बताने के लिए कि दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। अगर आप फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स की वैल्यूज़ डिफाइन कर दें, तो अगर आप फंक्शन कॉल करेंगे विदाउट पैरामीटर्स, तो जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड की हुई है वो ऑटोमेटिकली x1 एंड y1 में स्टोर हो जाएंगी। तो इन अदर वर्ड इस फंक्शन का बिहेवियर क्या हो जाएगा, एज ए 0 आर्गूमेंट। अगर इसमें आप 1 पैरामीटर पास करेंगे तो इस फंक्शन का बिहेवियर 1 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर की तरह हो जाएगा, x1 में 100 स्टोर होगा जबकि y1 में 0 ही रहेगा। तो अगर आप 2 पैरामीटर्स पास करेंगे तो यही फंक्शन 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर का बिहेवियर प्रोवाइड करेगा। तो जस्ट हमने क्या किया, अपनी लाइन ऑफ कोड को सिंपल एक डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट के कंसेप्ट से रिड्यूस कर लिया। पहले हमारे पास यहाँ पे 3 लाइन्स, यहाँ पे 5-6 लाइन्स थी, जबकि अब यहाँ पे एक फंक्शन है और यहाँ पे एक लाइन है। तो होप तो डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स का आपको आइडिया हो गया होगा कि डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स जैसे क्या करते हैं कि अगर आप जब भी फंक्शन आपका ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगर आप कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे, तो जो आपका फंक्शन है 2 आर्गूमेंट, उसका बिहेवियर 1 आर्गूमेंट की तरह हो जाएगा। वो x1 में खुद से ही 0 स्टोर करवाएगा और यहाँ पे 1 स्टोर कराएगा और फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर देगा। इस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएगा, x1 में क्या स्टोर है, 0, y1 में 0, x एंड y में क्या हो जाएगा, 0। अगर आप उसमें 1 आर्गूमेंट पास करेंगे, लेट्स से p2 100, तो ये फंक्शन x1 में स्टोर करवा देगा हेडर फाइल 100, जबकि y1 में क्या होगी, 0, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट। अगर 2 आर्गूमेंट पास करेंगे तो x1 में 20 स्टोर होगा, y1 में 30, और बाय डिफ़ॉल्ट 2 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर की इम्प्लीमेंटेशन, यही इम्प्लीमेंटेशन आपको एग्जीक्यूशन मिलेगी। तो एक ही फंक्शन या एक ही लाइन से आपने क्या किया, मल्टीपल पैरामीटर या कंस्ट्रक्टर्स को अचीव कर लिया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। लेकिन अगर आप इसको बेटर देखना चाहें तो बेटर क्या है, वही जो आपकी एक लाइन थी जिसमें x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 आपने किया था, ये 3 लाइन्स के अंदर आपने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया। इट्स ए नाइस वे, ये ज़्यादा बेटर वे है कंस्ट्रक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि 1 आर्गूमेंट, 0 आर्गूमेंट, 1 आर्गूमेंट एंड 2 आर्गूमेंट। ये इम्प्लीमेंटेशन मोर अंडरस्टैंडेबल है आपकी क्लास एज़ कम्पेयर टू डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट। लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अक्सर ऐसा होता है जब लार्ज प्रोग्राम होता है और हम कोई फंक्शन कॉल करना चाह रहे हैं, तो लेट्स से एक फंक्शन में आपने 10 पैरामीटर्स पास करना है। तो लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन था, एक कंस्ट्रक्टर था पॉइंट,
जिसमें हमने 10 पैरामीटर पास करने थे, x1, x2, x3 अप टू लेट्स से 10 हमने पैरामीटर्स पास करने थे। और गलती से, क्योंकि आप जब कोड करते हैं तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, आपने x9 तक पैरामीटर पास किए, लास्ट पैरामीटर पास नहीं किया, जिसकी वजह से अगर आप ये सिनेरियो रखेंगे तो आपको यहाँ पे 10 आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। अगर तो आप 9 आर्गूमेंट पास करेंगे तो कंपाइलर आपको एरर प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर वाला प्रोसेस अचीव करेंगे तो अगर आप कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करेंगे तब भी वही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एक आर्गूमेंट पास करेंगे तब भी वही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, बाकियों में वो क्या ऑटोमेटिकली स्टोर करवा देगा, 0। अगर आप 3 वेरिएबल्स पास करेंगे तो 3 की वैल्यू वो स्टोर करेगा, बाकियों में डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स में वो क्या स्टोर करा देगा, x1 अप टू x10 0 स्टोर करवा देगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप मिस्टेकनली भी कोई भी आर्गूमेंट नहीं प्रोवाइड करते तो आपका प्रोग्राम रन टाइम पे एग्जीक्यूशन के दौरान हार्ट नहीं होगा या एरर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो डेट्स वाई हम लेटर जब थोड़ा सा प्रोग्राम इंक्रीज़ करेंगे तो हम देखेंगे हमें डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट या डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो हम नॉर्मली फंक्शंस के अंदर क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। लेकिन एज़ फार एज कंस्ट्रक्टर कंसर्न तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप ये 3 अलग-अलग से कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करें। होप सो आपको आइडिया होगा व्हाट इज़ ए कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कैसे करते हैं, व्हाट इज़ ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज़ ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर या आर्गूमेंट बेस्ड कंस्ट्रक्टर, एंड व्हाट आर द डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मोर टूवर्ड्स कंस्ट्रक्टर देखेंगे और बिल्ड करने की कोशिश करेंगे एक स्मॉल वीडियो गेम, जो कि आपकी नेक्स्ट फर्स्ट असाइनमेंट का पार्ट भी होगा। सो सी यू टुमारो नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप अगेन टीम पे पोस्ट कर दें, वहाँ पे मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूँगा। लेटर लेक्चर में उसका रिव्यू भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा।